हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट की, बेरोजगारी की। बेरोजगारी क्या है? तो बेरोजगारी पढ़ने से पहले सबसे पहले हम एक व्यक्ति का नाम याद करते हैं, वो है जॉन मेनार्ड केन्स। जॉन मेनार्ड केन्स, जब भी बेरोजगारी का नाम आता है तब इनको याद किया जाता है, क्योंकि 1956 में इनकी एक बुक पब्लिश होती है, जनरल थियरी ऑन एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इस ये फरवरी 1936 में 1936 में पब्लिश होती है। और यही वो व्यक्ति है जिन्होंने एक महामंदी आई थी 1929 टू 33 तक, इसने पूरे विश्व में तबाही मचाई थी। मतलब हर जगह बेरोजगारी और उत्पादन घटना, ये सारी इस प्रकार की सिचुएशन थी। लेकिन जॉन मेनार्ड केन्स ने फिस्कल पॉलिसी, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, विस्तारित राजकोषीय नीति के जरिए इस जो महामारी है इसको किस प्रकार से हम इससे निजात पा सकते हैं, इस प्रकार के उपाय बताए। ठीक है, तो चलो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी क्या होती है? अनएम्प्लॉयमेंट ही सबसे बड़ा मुद्दा होता है। हर सरकार प्रत्येक देश में जब चुनाव का मैनिफेस्टो प्रेजेंट करती है तब इसमें ये एक समस्या जरूर होती है कि हम रोजगार देंगे। तो ये बेरोजगारी कम करने से संबंधित बात होती है। ठीक है, तो ये बेरोजगारी होती क्या है? व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट? जब कोई व्यक्ति बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य तो करना चाहता है, लेकिन उसे काम नहीं मिलता, तो उस व्यक्ति को हम बेरोजगार कहते हैं और उसकी ये अवस्था बेरोजगारी कहलाती है। राइट? When a person has desired to work at prevailing market wage rate but he does not get work, that is called, that person will be called unemployed and his condition will be called unemployment. अब बेरोजगारी से हम बेरोजगारी को किस प्रकार से मापते हैं, तो हमें कुछ इसके लिए कंसेप्ट वगैरह भी देखने होते हैं। एक नाम सुना होगा आपने, लेबर फोर्स। इसको श्रम बल कहते हैं, श्रम बल। ये क्या होता है? ये श्रम बल मतलब 15 से लेकर 59 ईयर्स के जो लोग हैं वो इसमें आते हैं। ठीक है, तो आते कौन कौन है? नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन प्लस नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन्स। मतलब रोजगार में जो लगे हुए हैं वो भी इसमें शामिल है और बेरोजगार में है वो भी, बेरोजगारी में है वो भी इसमें शामिल है। मतलब ये एज होनी चाहिए इस बीच में। जैसे वर्ल्ड बैंक इसको 15 टू 64 मानता है। ठीक है, तो 2011 के सेंसस में हमने ये माना था। राइट? तो देखिए क्या होता है कि कितने लोग है वो एम्प्लॉयड हैं और कितने लोग हैं वो बेरोजगारी में बैठे हैं। इन सबको मिलाकर एक लेबर फोर्स तैयार होती है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयड यानी रोजगार में लगे हुए लोग, रोजगार में लगे हुए लोगों की संख्या प्लस बेरोजगार लोगों की संख्या, ये दोनों मिलकर बनती है श्रम बल। अब एक होता है वर्क फोर्स। व्हाट इज इट? इसको बोलते हैं कार्यबल।
क्या होता है ये कार्य? जो रोजगार में लगे हुए लोग हैं वही वर्क फोर्स कहलाते हैं, ठीक है। जो रोजगार में है उनको वर्क फोर्स कहते हैं। अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट किस प्रकार से हम तैयार करते हैं? रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इसका परसेंटेज, परसेंटेज किस पर निकलता है? 100 पर, राइट। तो नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड persons upon labor force into 100, तब आपको मिलता है क्या? बेरोजगारी की दर। ये होती है बेरोजगारी की दर। बेरोजगार लोगों की संख्या, लोगों की संख्या बटे में श्रम बल, और श्रम बल में कौन है? यही लोग रोजगार में लगे हुए प्लस जो रोजगार में नहीं है, बेरोजगार है, वो सारे जोड़कर लेबर फोर्स है, इसका भाग देकर इसको गुणा करेंगे, आप क्या पाएंगे? बेरोजगारी दर, ठीक है। इससे आपको मिल जाती है बेरोजगारी दर। अब बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े कौन जारी करता है? पहले एनएसएसओ करता था, लेकिन अब सीएसओ और एनएसएसओ दोनों को मर्ज कर दिया है। इसके बाद नया ऑर्गेनाइजेशन एनएसओ बन गया, तो एनएसओ सर्वे कराता है, राइट। तो बेरोजगारी के आंकड़े कौन जारी करेगा? एनएसओ, राइट। तो एनएसओ है वो इसके आंकड़े जारी करने का काम करता है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी दफ्तर, ये इसको जारी करने का कार्य करता है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब हम देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट होता कितने प्रकार का है, राइट। बेरोजगारी के प्रकार, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के प्रकार। बेरोजगारी यूं कहे तो बहुत प्रकार की होती है, लेकिन मोटे तौर पर हम देखते हैं दो प्रकार की होती है। ग्रामीण बेरोजगारी मीन्स रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रामीण बेरोजगारी, और शहरी बेरोजगारी। शहरी बेरोजगारी, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। ये दो। अब रूरल जो ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है वो बेरोजगारी ग्रामीण बेरोजगारी है। और ग्रामीण क्षेत्रों में दो प्रकार की बेरोजगारियां पाई जाती है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड बोले तो परछन या छुपी हुई बेरोजगारी, परछन या छिपी हुई बेरोजगारी। और दूसरी होती है आपकी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट यानी मौसमी बेरोजगारी। राइट।
अब डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ये दोनों खेतों में पाई जाती है, यानी कृषि क्षेत्र की बेरोजगारी है, और कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी बेरोजगारी ये है। ठीक है, ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है? किसी काम को करने के लिए जितने लोगों की आवश्यकता होती है उससे कई ज्यादा लोग इस काम में लगे होते हैं, और वही डिसगाइज्ड या छुपे हुए बेरोजगार कहलाते हैं, और इस प्रकार की बेरोजगारी को हम परछन बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है तो नंबर ऑफ people or persons are found at work site then they are required। जितने लोगों की आवश्यकता होती है, मोर नंबर ऑफ पीपल, जितने लोगों की आवश्यकता है उससे कई ज्यादा लोग कार्य क्षेत्र पर मौजूद होते हैं, और जो ज्यादा है वो क्या है? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड। जितने लोगों की जितने लोगों को की आवश्यकता होती है उससे कई ज्यादा लोग कार्य क्षेत्र पर मौजूद मिलते हैं, और वही डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल ये कंसेप्ट दिया था जॉनसन ने, मिसेस जॉनसन। ठीक है, अब देखिए ये होता क्या है, किस प्रकार से। सपोज करो ये आपका खेत है जो कि 10 बीघा, 20 बीघा और 30 बीघा का, इससे कुछ उत्पादन हो रहा है। सपोज करो ये प्रोडक्शन का है, ओके, ये उत्पादन कर रहा है। पहली लेबर आपने लगाई 10 बीघा में, तो इन्होंने प्रोडक्शन किया 10 क्विंटल। दूसरी लेबर ने, लेबर फर्स्ट, लेबर टू, तो हो गया 18 क्विंटल। तीसरी लेबर लगी तो प्रोडक्शन हुआ लेट से 25 क्विंटल। तो इस प्रकार से पूरा खेत काम आ गया। अब आप एक्स्ट्रा और लगाना चाहते हैं कि चलो और लगाते हैं, तो लेबर लगी 4th नंबर, प्रोडक्शन अभी भी 25 क्विंटल्स है। नाउ यू वेंट फॉर 5th वन, स्टिल योर प्रोडक्शन इज 25 क्विंटल्स। तो इसमें देखो क्या होता है कि अब देखिए डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है। number of people more than number of people are found at work site then that of required, then they are required। जितने लोगों की आवश्यकता है उससे कई ज्यादा लोग कार्य क्षेत्र पर मौजूद होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर आप देखिए कि इससे हुआ क्या क्या है। एक तो लेबर की संख्या बढ़ेगी तो एवरेज प्रोडक्टिविटी घटती जाएगी, एवरेज प्रोडक्टिविटी घटेगी। नंबर 2, मार्जिनल प्रोडक्ट है वो 0 बन जाता है। नंबर 3, टोटल प्रोडक्शन दैट इज कांस्टेंट, स्टिल कांस्टेंट। 5 लगा दो, यहां पर 6 लगा दो, फिर भी इट इज कांस्टेंट 25 है, राइट। ये देखिए, तो यहां से आपको साफ साफ दिखेगा। तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हम किसे कहते हैं? वह एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन जहां पर ये अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन जहां पर किसी काम को करने के लिए जितने लोगों की आवश्यकता होती है उससे कई ज्यादा लोग कार्य क्षेत्र पर मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से एवरेज प्रोडक्शन घटने लगता है, मार्जिनल प्रोडक्शन 0 बन जाता है, मार्जिनल प्रोडक्ट, और टोटल प्रोडक्ट पर कोई असर नहीं पड़ता है। अगर हम देखो इन एडिशनल वर्कर्स को हटा भी दें तो भी टोटल प्रोडक्शन पर किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ेगा। देखते रहिए, नहीं पड़ रहा है अभी भी 25। यहां पर देखिए कि मार्जिनल प्रोडक्ट है वो
आपका 0 हो जाता है। ये यहां पर मार्जिनल प्रोडक्ट 10 था, दूसरी लेबर पर आप जाकर देखेंगे ये 10, दूसरी लेबर पर जाके देखा 18 में से 10 गए 8, ये मार्जिनल प्रोडक्ट। तीसरी में से देखो 25 में से 18 गए, कितने हुए 7, ये मार्जिनल प्रोडक्ट 7। चौथी में से देखो 25 में से 25 गए, कितने हुए 0, तो यहां पर 0 हो जाता है। तो फाइनली ये मार्जिनल प्रोडक्ट 0 हो जाता है, जहां पर आप ये परछन बेरोजगारी पाई जानी शुरू होती है। ठीक है, और ज्यादा आप परछन बेरोजगार लगाओगे तो मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर जैसे ही परछन बेरोजगारी शुरू हो जाती है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट स्टार्ट्स, मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम्स 0। ठीक है, तो ये सिचुएशन होती है, इसको हम बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब दूसरा है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज इट? सीजनल, मौसमी बेरोजगारी। क्योंकि हाँ, आप देखते हैं कि कृषि क्षेत्र है वो बारिश पर निर्भर है, दैट डिपेंड्स ऑन रेनफॉल। कई बार रेनफॉल का परफॉर्मेंस कम होता है और कई बार ज्यादा होता है। ज्यादा हो गया तो वैसे बाढ़ आ जाती है, और कम हो गया तो वैसे क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं हो पाता, एल्डिंग कम होती है। तो ऐसे में, और दूसरी बात, एक सीजन में कुछ किसान खेती करते हैं, दूसरी सीजन में नहीं करते हैं, तो ऐसे में दूसरी सीजन में वो फ्री हो जाते हैं, एकदम बेरोजगार टाइप के। तो वो बेरोजगारी मौसमी बेरोजगारी, मीन्स साल के कुछ महीनों तक तो इनको काम मिलता है और बाकी महीने ये बेरोजगार रहते हैं। इस प्रकार की बेरोजगारी को हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। मीन्स only some months of a year they get job and remaining months they are unemployed. Okay, they are found unemployed. That unemployment is what? Seasonal unemployment, और हर सीजन में ये आता जाता रहता है। ठीक है, अब शहरी बेरोजगारी, ये भी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, ये शिक्षित लोगों के बीच में पाई जाती है, इसको बोलते हैं शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी। दूसरी होती है आपकी इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, औद्योगिक बेरोजगारी। ठीक है, शिक्षित बेरोजगारी के कई कारण, एक तो शिक्षा नीति का दोषपूर्ण होना, दोषपूर्ण कैसे? Universities and colleges are providing you degree oriented education, जॉब ओरिएंटेड नहीं, स्किल डेवलपमेंट ओरिएंटेड नहीं, डिग्री ओरिएंटेड आपको एजुकेशन दी जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से ये दिक्कत आ जाती है। ठीक है, दूसरी बात, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके बराबर लेबर फोर्स तो बढ़ रही है, लेकिन उनके बराबर वैकेंसीज नहीं बढ़ रही। ऐसे में बेरोजगारी होती जा रही है। ठीक है, तो ये शिक्षित बेरोजगारी ये शहरों में ज्यादा पाई जाती है। और ये इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, ये क्या होता है कि ये टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों लोगों में होता है। यहां से जो परछन बेरोजगार थे, ये लोग कहाँ आएंगे? और ये सीजनल है, ये भी शहरों की ओर पलायन करते हैं। अभी कोरोना में क्या हुआ कि शहरों से ये गांव की ओर गए। ठीक है, तो इनको बेसिकली ये एमजी नरेगा का बड़ा फायदा मिला, लेकिन शहर में इस प्रकार की कोई योजना नहीं है, तो शहरी लोग इससे बड़े दुखी हुए कि इनके पास जॉब है वो चला गया। तो गांव की ओर लोगों ने पलायन किया था। हमेशा ये माइग्रेट कहाँ होते हैं? शहर, गांव से शहरों की ओर।
अब देखिए ये गांव से शहरों की ओर होते हैं, तो इनमें कंपटीशन बढ़ेगा, जो शहर के लोग लगे हुए हैं और गांव वाले, तो कंपटीशन की वजह से लेबर सप्लाई बढ़ जाने की वजह से वेजेस रेट भी कम हो जाती है, और वेजेस रेट कम होती है तो सस्ती वेज रेट पर इनको रख लिया जाता है, और यहाँ पर ये भी बेरोजगार होता है। और कुछ त्योहारों की वजह से, एक बार जब त्योहार आते हैं तो अच्छे से ये प्रोडक्शन कर पाती है, और त्योहार जाने के बाद डिमांड कम हो जाती है प्रोडक्ट्स की, इसकी वजह से भी यहाँ पर बेरोजगारी देखी जा सकती है, राइट। तो ये इस प्रकार से हम बात करते हैं कि ये ऐसी बेरोजगारियां होती है। अब आगे चलते हैं। विकसित देशों में पाई जाने वाली बेरोजगारी, ये क्या बेरोजगारी होती है भाई? तो आप देख, इफ यू हैव सीन only short term unemployments are found in developed nations। जो विकसित राष्ट्र है उनमें शॉर्ट टर्म बेरोजगारियां ही पाई जाती है, अल्पकालिक, थोड़े समय के लिए होती है, उसके बाद वो चली जाती है, राइट। तो इस प्रकार की बेरोजगारी आप देखते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट found in developed nations। यानी विकसित देशों में पाई जाने वाली बेरोजगारी। कौन कौन सी पाई जाती है? दो प्रकार की, एक तो फ्रिक्शनल घर्षणात्मक अनएम्प्लॉयमेंट, यानी घर्षणात्मक बेरोजगारी। दूसरी होती है साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, चक्रीय बेरोजगारी बोलते हैं। चक्रीय बेरोजगारी। घर्षणात्मक बेरोजगारी किसे कहते हैं? स्ट्राइक वगैरह होती है ना, इसकी वजह से भी ये आ जाती है, हड़ताल, इनसे। तो ये क्या होती है? ये मान लो एक कंपनी है ए और ये कोई कंपनी है बी। इस कंपनी का व्यक्ति जिसको या तो जॉब छुड़वा दी गई है, आइदर वी वाज लेड ऑफ, ले डाउन कर दिया, मतलब बाहर निकाल दिया, या यहाँ पर टेक्निकल चेंजेस हुए, जो उसको चलाना नहीं आता, उस टेक्निक पर काम नहीं करना आता है, टेक्निकल चेंजेस, नई तकनीकी लेकर आए, या फिर इसका बॉस के साथ झगड़ा है ना, प्रॉब्लम विद बॉस, या फिर इसको सैलरी कम मिल रही है। इन चार कारणों से ये छोड़ेगा। अब ये जॉब छोड़ दी, मान लो 1 जनवरी को इसने छोड़ दी, छोड़कर उसको जॉब मिली है यहां पर 15 जनवरी को, 1 से 15 के बीच में ये फ्री रहा, इसको ही घर्षणात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। यानी एक वर्क साइट से दूसरी वर्क साइट पर जॉब पाने के दरमियान के बीच में जितने दिन ये व्यक्ति बेरोजगार रहता है, इसको हम घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है, ओके। अब देखिए साइक्लिक, इसका सबसे बड़ा कारण है, अब जैसे स्ट्राइक करते हैं, स्ट्राइक करोगे आप 10 दिनों की तो आपको पेमेंट थोड़ी दिया जाएगा, उसके बाद
आप जैसे ही वापस काम को ज्वाइन करते हो, आपकी शुरू हो जाती है, तो स्ट्राइक के दिनों में आप फ्री हो जाते हो। वो किस प्रकार की बेरोजगारी है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, घर्षणात्मक बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी, इट कम्स बिकॉज ऑफ फ्लैक्चुएशन इन बिजनेस साइकिल। फ्लैक्चुएशन इन बिजनेस साइकिल यानी व्यापार चक्र में उतार चढ़ाव की वजह से होता है। देखिए, ये मान लो अब आप देखिए कि ये सिचुएशन है, यहां पर चलो बूम है, यहाँ धीरे धीरे रिसेशन आता है, ये ट्रॉफ की सिचुएशन, यहाँ पर गर्त आ गया, फिर यहां से रिकवरी शुरू हो जाती है, फिर यहाँ रिकवरी होते होते वापस ये बूम में, बूम के बाद फिर से इसका ये शुरू हो जाता है। देखिए यहाँ पर क्या है कि जब मान लो जो डेवलप्ड नेशन है, ये सैलरी वाले लोग, ये जब आती है तो ये खर्चा करते हैं, तब हम क्या करते हैं, एडिशनल जो वर्कर्स हैं उनको लगाते हैं। जैसे जैसे ही इनका ये कोटा पूरा हो जाता है, जैसे जैसे ये सामान कंप्लीट कर लेते हैं खरीद कर महीने भर का, उसके बाद एडिशनल वर्कर्स का काम नहीं बचता है और उनको निकाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो ये कुछ दिनों के लिए बेरोजगार होते हैं, फिर उनका जैसे ही महीने का एंड आता है और ये सैलरी आना शुरू हो जाती है, फिर से ये खर्चा करना शुरू कर देते हैं, तो डिमांड बढ़ती जाती है और एडिशनल वर्कर्स लगाने पड़ते हैं, और ये यहाँ पर बूम में आ जाती है, फिर इनका खर्चा कम, मतलब इनके पास में अब पैसे कम बचे, कम खर्चते हैं, और फाइनली इस प्रकार से ये चलता रहता है चक्कर। तो महीने में मान लो 10 दिन फ्री हो गए और 20 दिन काम मिला, अगले महीने फिर ऐसे ही हुआ, तो इसको बोला जाता है ये चक्रीय बेरोजगारी। ठीक है, ये फ्लैक्चुएशन आई है बिजनेस साइकिल में, इसकी वजह से ये हुआ है। ओके, तो इसको बोला जाता है, ये दोनों ही किस प्रकार की बेरोजगारी है? दोनों की दोनों, तो दोनों की दोनों शॉर्ट टर्म है। किस प्रकार की है? शॉर्ट टर्म यानी अल्पकालीन है, कम समय के लिए आती है। ये तो हो गई आपकी डेवलप्ड नेशंस में, विकसित राष्ट्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी। अब आगे चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी बेरोजगारी कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी बेरोजगारी है जो संरचनात्मक या ढांचागत, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, लार्जेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। भारत की सबसे बड़ी बेरोजगारी, बड़ी बेरोजगारी। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी बेरोजगारी कौन सी है? ये बेरोजगारी है आपकी ढांचागत या संरचनात्मक, ढांचागत या स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्यों आती है वैसा, इसका क्या कारण है? दो कारण है। नंबर एक, टेक्निकल चेंजेस, तकनीकी परिवर्तन, तकनीकी परिवर्तन। नंबर दो इसका कारण है चेंज इन डिमांड पैटर्न, मांग पैटर्न में
ये दो कारण होते हैं, एक तो तकनीकी परिवर्तन हो गया, दूसरा मांग के पैटर्न में परिवर्तन हो गया, जिसकी वजह से ये बेरोजगारी आ जाती है। ओके, तो ये मांग तकनीकी परिवर्तन क्या होते हैं और मांग में परिवर्तन क्या होते हैं। पहले मोबाइल फोन आने से पहले हम कौन सा फोन खरीदते थे, लैंडलाइन। ठीक है, तो मोबाइल आया तो लैंडलाइन वाली तकनीकी चली गई, ये तकनीकी परिवर्तन आ गया। चेंज इन डिमांड पैटर्न, लोगों ने अब किसकी मांग शुरू कर दी, मोबाइल फोन की, लैंडलाइन की, फोन की मांग ही बंद कर दी, यानी डिमांड पैटर्न में चेंज आ गया। जैसे पहले बिस्किट चलता था पार्ले जी, सबके लिए वही, अब नए नए उसके सब्स्टिट्यूट आते गए, तो लोगों ने पार्ले जी की डिमांड कम कर दी। पार्ले जी तो आजकल पब्लिक में खरीदता हुआ व्यक्ति शर्मा जाता है कि यार पार्ले जी खरीद रहे हैं, ये क्या सोचेगा। तो ये डिमांड में हमने डिमांड के पैटर्न में चेंज कर दिया है। ये कैसे हुआ, तकनीकी चेंज की वजह से के कारण। अब देखिए, मान लो कि आप देखते हैं कि एमटेक बीटेक वाले, उनको कहा होना चाहिए इंजीनियर बनना चाहिए। आप देखते हैं कोचिंग सेंटर में वीडियो की तैयारी करने आ गया एक, मैंने कहा क्या कर रखा है कि सर मैं एमटेक हूं। अच्छा, तो ये कि सर वीडियो की तैयारी करने आया हूं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। गांव में जाकर ये बताते हैं, ये बताते ही नहीं कि ग्राम सेवक की तैयारी, तो ग्राम सेवक की तैयारी कर रहा है यार, तो इंजीनियरिंग करा हुआ है, एमटेक है, तो ये बोलते हैं वीडियो, तो वीडियो में लगता है कोई बहुत बड़ा ऑफिसर है भाई, इनके लेवल वाला है। ठीक है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, अच्छा फिर तो बड़ी बात है यार। तो ऐसे इस इंग्लिश की वजह से थोड़ा ये फायदा मिल जाता है, तो ये लोग इधर आ जाते हैं, यानी इनकी वहां पर डिमांड नहीं है, डिमांड नहीं है, डिमांड पैटर्न में चेंज हो गया, तो ये इधर आते हैं। और दूसरा टेक्निकल चेंज, एक आर्केशियल नाम की डिग्री आती है, जिसमें ज्यादातर लोग ऐसे ही पास होते हैं, लेकिन सरकार ने कंपलसरी कर रखी है, अगर आप उसमें पास मतलब नहीं है सर्टिफिकेट, तो आप किसी एग्जाम को नहीं दे सकते, राइट। तो वो मात्र एक आपको रखना पड़ता है, जैसे कि बंदा बीए करता है, बीए के बाद उससे पूछते हैं कि आगे क्या करना है, कि बीएड, यानी अनएम्प्लॉयमेंट की डिग्री खरीदनी, ये पुख्ता डिग्री मिल जाती है। वैसे ही जैसे मरने के बाद 11वां 12वां फिक्स होता है ना, वैसे ही ये करेगा। वैसे ही राजस्थान में छोटे छोटे एग्जाम देने के लिए आर्केशियल फिक्स है, भले ही आपको कंप्यूटर का कोई नॉलेज नहीं है, बाकी आर्केशियल होना चाहिए, डिग्री चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए, डिग्री लेकर। जैसे बीए के बाद हम बीएड करेंगे, फिक्स है, वैसे ही मरने के बाद 11वां 12वां फिक्स है। तो ये जरूरी है कुछ चीजें, भले इससे कुछ भी नहीं बढ़ता हो, आपको कुछ फायदा नहीं हो रहा हो, लेकिन करने। तो ये इसी वजह से ये स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट है, जो जड़े जमाए बैठा है कि यार ये ठीक लोग हैं, सरकार हमें मौका दे रही है, और ऊपर से ये पढ़े लिखे लोग तो और ही ज्यादा, और अफसर और ही ज्यादा दे देते हैं, फिर तो कहना ही क्या है। तो ये बेरोजगारी लगातार जारी है। ठीक है, इस प्रकार की बेरोजगारी के लिए देखो क्या होता है कि आपको बीए करना है, बीए में बंदा अपने पास होने के हिसाब से सब्जेक्ट ले लेता है। फिर क्या होता है कि कोई पूछ के आता है एग्जाम कैसा हुआ, तो बंदा ये नहीं बताता कि मेरा तो सही हुआ है, मतलब अच्छा एग्जाम हुआ है। 32 पेज भरे, 28 पेज भरे, इससे आइडिया हो जाता है कि बंदा पास है। यहाँ पर पेजों से पेजेस कितने भरे उससे अनुमान लगाया जाता है कि बंदा पास है या फेल है, राइट। ये शिक्षा का स्तर है, तो इस प्रकार की बेरोजगारी आएगी ही, राइट। तो ये जरूरी है, और यही होता है कि एग्जाम कैसा हुआ, अच्छा बुरा कोई नहीं कहेगा, 28 पेज भर के आया, 32 पेज भर के आया, 35 भर के आया, ये एक क्राइटेरिया है पास होने का, फेल होने का।
जिस प्रकार से बीए में एग्जाम आपको सब्जेक्ट दिए जाते हैं, वैसे बीए में इनके लिए ये भी पूछना चाहिए कि आप आगे जाकर क्या करना चाहते हो। तो बोलेगा मैं वीडियो बनना चाहता हूँ। तो वही वीडियो के सिलेबस में जो आप पूछ रहे हैं, सरकार जो पूछ रही, वही यूनिवर्सिटी में उसको ऑफर कर दिया जाए, ताकि वो उसी की तैयारी में लगा हुआ रहे और आगे जाके वो सीधा सफल हो जाए। नहीं तो वो बेचारा बीए में कुछ और लेता है और आप एग्जाम में कुछ और पूछते हो, फिर वो कुछ और पढ़ता है, फिर बेचारा असफल हो जाता है। तो दिक्कत यहाँ है। तो ये इस प्रकार की बेरोजगारी इसी कारणों की वजह से, दोषपूर्ण शिक्षा नीतियों की वजह से आती है। अब देखिए कुछ इच्छाओं के आधार पर बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट ऑन द बेसिस ऑफ डिजायर। इच्छा के आधार पर बेरोजगारी, इच्छा के आधार पर बेरोजगारी को दो भाग में बांट सकते हैं। वॉलेंटियर अनएम्प्लॉयमेंट, वॉलेंटियर होकर अनएम्प्लॉयमेंट ले लेता है, इनवॉलेंटियर ऐच्छिक बेरोजगार है, इच्छा, और वो होता है अनैच्छिक और अनैच्छिक। ऐच्छिक और अनैच्छिक बेरोजगार, ये इस प्रकार के बेरोजगार, यानी ऐच्छिक बेरोजगारी और अनैच्छिक बेरोजगारी, ये दो प्रकार की बेरोजगारी। ऐच्छिक बेरोजगार किसे कहते हैं? ऐच्छिक यानी अपनी इच्छा से। यदि कोई व्यक्ति बाजार में मार्केट वेज रेट, बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य करने का इच्छुक नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ही हैज अदर सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि उसके पास आय का कोई अन्य स्रोत है, जिसकी वजह से वो मार्केट वेज रेट पर काम ही नहीं करना चाहते, तो उसको हम ऐच्छिक बेरोजगार कहेंगे। भाई मैं तो बेरोजगार रहूंगा, ऐसे लोगों का क्या कर लोगे। अनैच्छिक बेरोजगार कौन होते हैं? जो मार्केट वेज रेट पर काम करना चाहते हैं लेकिन काम मिलता नहीं है। A person wants to work at prevailing market wage rate, but he does not get work. He is not able to get work. That's why that person will be called involuntarily unemployed. वो व्यक्ति किस प्रकार का है? अनैच्छिक बेरोजगार कहलाएगा, क्योंकि बेचारे की इच्छा ही नहीं थी बेरोजगार रहने की, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो बेरोजगार है। तो ये इच्छा के विरोध में बेरोजगार है। तो ये इच्छा के आधार पर दो प्रकार की बेरोजगारी होती है। ठीक है। वैसे तो बेरोजगारी बहुत प्रकार की है। अब विजिबिलिटी और इनविजिबिलिटी के आधार पर भी बेरोजगार होते हैं। वो व्यक्ति जिसको मतलब उसकी क्षमता के अनुसार पैसे नहीं मिलते, आय नहीं प्राप्त होती, लेकिन वो पूरा काम करता है दिन भर, तो वो किस प्रकार का बेरोजगार कहलाता है? अदृश्य बेरोजगार, इनविजिबल अनएम्प्लॉयड व्यक्ति है। इनविजिबल, दिखता तो ऐसे है कि मतलब 8 घंटे काम कर रहा है तो अच्छी सैलरी मिलती होगी, लेकिन उसकी काम के बराबर सैलरी नहीं है, तो वो इनविजिबल अनएम्प्लॉयड है। कुछ लोग वो विजिबल अनएम्प्लॉयड होते हैं, काम 2 घंटे करते हैं, सैलरी उनकी ओके,
दिखने में कैसे बेरोजगार टाइप के, लेकिन आय ठीक मिल जाती है, तो वो विजिबल अनएम्प्लॉयड, अंडर एम्प्लॉयड है, यानी अल्प रोजगार की स्थिति में ये लोग। ठीक है, अब हम देखेंगे कि बेरोजगारी के कंसेप्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कंसेप्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की अवधारणा। अब बेरोजगारी की अवधारणा में आप देखेंगे कि बेरोजगारी को माप कैसे सकते हैं, बेरोजगार किसको कहेंगे। तो यहां पर सबसे पहले मैं देता हूं आपको यूजुअल स्टेटस पर अनएम्प्लॉयमेंट। यूजुअल स्टेटस पर किस प्रकार से किसी व्यक्ति को आप बेरोजगार मानोगे, सामान्य स्तर पर बेरोजगारी, सामान्य स्तर, सामान्य स्थिति पर, इसमें किस प्रकार आप मानोगे, यदि एक साल में यानी 365 डेज में कोई व्यक्ति 183 डेज या इससे ज्यादा और मोर, इससे ज्यादा, इसको इतने दिन काम मिल जाता है तो उसको हम मानते हैं पूर्ण रोजगार की अवस्था में, मीन्स फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयड, फुली एम्प्लॉयड, पूर्ण रोजगार की अवस्था में ही, और इससे कम है तो हाफ एम्प्लॉयड है, आधे रोजगार की, और ज्यादा कम हो जाएगा 30 दिनों से भी कम है तो वो व्यक्ति अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में यानी अनएम्प्लॉयड है। इसको यूजुअल स्टेटस पर इस प्रकार से हम देखते हैं, हम 365 दिनों के डेटा लेते हैं और उसमें देखते हैं कि 183 या उससे ज्यादा का उसको रोजगार मिला है कि नहीं, अगर मिल गया तो वो फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन। दूसरा होता है करंट वीकली स्टेटस, चालू साप्ताहिक स्थिति, इस स्थिति पर बेरोजगारी हम कैसे देखते हैं, चालू साप्ताहिक स्थिति पर, करंट वीकली स्टेटस पर। इसमें डेटा लेते हैं 7 दिनों का, और 7 दिनों के डेटा में हम देखते हैं कि अगर 7 दिनों में एक भी घंटा इसको काम मिल गया है तो वो रोजगार में है, बस 7 दिन, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें अगर एक भी घंटा इसको काम मिल गया है तो वो किस में, बस वो करंट वीकली स्टेटस पर रोजगार में, 1 घंटा भी काम मिल गया तो इज एम्प्लॉयड, दैट पर्सन इज एम्प्लॉयड। नंबर 3 डेली स्टेटस पर अनएम्प्लॉयमेंट, डेली स्टेटस, दैनिक स्थिति पर। अब देखिए डेली स्टेटस पर अनएम्प्लॉयमेंट को किस प्रकार से हम देखते हैं, तो इसमें भी आंकड़े 7 दिनों के ही लिए जाते हैं, डेटा आर गिवन फॉर 7 डेज, और 7 दिनों में देखा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति 7 दिनों में प्रत्येक दिन 1 से 4 घंटे के बीच में काम करता है तो उसको हम अर्ध रोजगार मानेंगे, हाफ एम्प्लॉयमेंट की स्थिति में, हाफ एम्प्लॉयड, अर्ध रोजगार। और 4 से लेकर 8 घंटे के बीच काम करता है इन 7 दिनों में तो वो फुल एम्प्लॉयमेंट है, पूर्ण रोजगार, राइट। इसके आधार पे हम देखते हैं
कि कौन कितना बेरोजगार। और सबसे अच्छा मेथड है बेरोजगारी मापने का, सबसे अच्छा कौन सा? डेली स्टेटस, दैनिक स्थिति पर बेरोजगारी किस प्रकार से मापते हैं, इससे अच्छा कंसेप्ट नहीं है, इससे अच्छा कोई भी मेथड नहीं है जिसके आधार पर बेरोजगारी को मापा जाए। ये सबसे खारज है, ठीक है। करंट वीकली स्टेटस वाली। अब आगे देखिए, ILO की कुछ रिपोर्ट्स बताते हैं आपको, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, इसकी बात करते हैं थोड़ी सी। रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, ग्लोबल ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, श्रम संगठन, ये एक रिपोर्ट देता है ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर देता है ना। तो ये क्या बोलता है उसमें, एंड सोशल स्टेटस ट्रेंड, ये रिपोर्ट आती है 2019 में। ये कहती है कि 2018 में बेरोजगारी दर क्या थी, 2019 में क्या, 2020 में क्या, ठीक है। तो जो ग्लोबल बेरोजगारी थी 2018 में 5% थी, 19-20 में भी यही सेम ही थी, ठीक है। 21 में ये लगभग 6%, 5.5 के करीब आ गई थी, और 21 में बढ़कर 6.2 से 6.3 के मध्य, और 22 में अभी आंकड़ा जारी हुआ जिसमें ये है कि 5.7%, यानी ये 2 सालों में ये रहेगी, पहले ये थी। तो ग्लोबल बेरोजगारी। और वहीं पे एक आपको बात बताऊं कि साउथ अफ्रीका है, दक्षिणी अफ्रीका, इसमें बेचारे में सबसे ज्यादा इस बार बेरोजगारी देखने को मिली, सबसे ज्यादा, लगभग 29% के आसपास, सबसे ज्यादा। भारत की बेरोजगारी की बात करें कि 9.3% है। वहीं पे हम बात करें सबसे कम बेरोजगारी, तो कतर वगैरह इनमें सबसे कम बेरोजगारी है, इतनी। एल सल्वाडोर एंड कतर दोनों में 0.1% बेरोजगारी है, साउथ अफ्रीका में बहुत ज्यादा है। अफ्रीकन देश एक चार्ट है, उसमें भी बेरोजगारी बहुत कम है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये ग्लोबल ट्रेंड चल रहा है। इसमें आप देखेंगे कि लगातार बेरोजगारी है वो बढ़ी है। इसका कारण क्या है, कोरोना की वजह से बढ़ी है। भारत में भी बताया गया 2016, 17-18 के आंकड़ों में बेरोजगारी 6.1% थी, जो कोरोना के दरमियान बढ़ गई। और अभी आप देखते हैं कि 2018 में वैश्विक बेरोजगारी की बात करें तो 186 मिलियन लोग बेरोजगार थे, इतने। इसमें हुए 187 मिलियन, और वहीं पे ये आंकड़ा देखा जाए तो इस बार अनुमान है कि 205 मिलियन लोग हैं वो बेरोजगार होंगे, और 2021 में 207 मिलियन लोग बेरोजगार, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि लगातार बेरोजगारी में लोग शामिल ज्यादा हो रहे हैं। कहाँ 186 मिलियन थे, जो बढ़कर सीधे 205 के आसपास आ गए, राइट। तो बेरोजगारी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि कुछ महामारी की वजह
और ये सबसे बड़ी वजह भी रही है, जिसकी वजह से लॉकडाउन लगे हैं बार बार और प्रोडक्शन पर बहुत असर पड़ा है, लोगों की इनकम पर भी बहुत असर पड़ा है, लोगों के पास इन्वेस्टमेंट के लिए भी पैसों की कमी हुई है, जिसकी वजह से भी बहुत असर पड़ा है रोजगार पर। ठीक है, तो ये तमाम कारण थे जिसकी वजह से रोजगार, अब बेरोजगारी आती क्यों क्या कारण है? तो कई कारण होते हैं बेरोजगारी के। किस वजह से बेरोजगारी है? ठीक है, तो इसके बहुत सारे कारण हैं। अब एक हम बात करेंगे बेरोजगारी को किस प्रकार से सरकार ने हटाने के लिए क्या क्या योजनाएं चलाई, मोदी जी की सरकार ने किस प्रकार की योजनाओं को संचालित किया, उस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। उससे पहले मैं बताऊंगा कि बेरोजगारी का कारण क्या होता है और सरकार किस प्रकार से योजनाएं बना रही है। तो आज के लिए बस इतना। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी अटेंटिवली। थैंक यू।